हेलो स्टूडेंट, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश कुमार मीणा, सोशलॉजी डिपार्टमेंट से। आज का जो अपना टॉपिक है बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर से संबंधित है। सेकंड यूनिट का टॉपिक है ये। इससे पहले मैंने आपको समिति समझा दी थी, एसोसिएशन। आज है संस्था, इंस्टीट्यूशन। समिति और संस्था दोनों ही एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है और दोनों को ही एक दूसरे के संदर्भ में ही ठीक प्रकार से हम समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, समिति व्यक्तियों का एक समूह है जो एक या कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है, या समिति एक व्यक्तियों का संगठन है जो किसी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। अब संस्था को समिति से हम अगर जोड़ के देखते हैं तो संस्था इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने हेतु नियम एवं कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है। जो समिति के किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए समिति का गठन किया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, समिति जैसे मजदूर संघ हुआ, राजनीतिक दल हुआ, महिला मंडल हुआ, परिवार हुआ, पंचायतें हुई, ये सब समितियां हैं। इन समितियों के जो उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को पूरा करने हेतु जो नियम बनाए जाते हैं, जो कार्य प्रणाली की एक व्यवस्था तैयार की जाती है, उसे हम संस्था कहते हैं। संस्था को कार्य करने का समाज द्वारा मान्यता प्राप्त एक निश्चित ढंग भी होता है। संस्था द्वारा कार्य करने का समाज द्वारा मान्यता प्राप्त एक तरीका या ढंग हो सकता है। जिन उद्देश्यों को लेकर समिति बनाई जाती है, इन्हीं की पूर्ति के लिए अपनाई जाने वाली कार्य प्रणाली को संस्था कहा जाता है। उदाहरण के रूप में हम परिवार एक समिति है जिसका मुख्य लक्ष्य यौन इच्छाओं की पूर्ति, संतानोत्पत्ति, बालकों का पालन पोषण और सदस्यों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना है। ये परिवार के उद्देश्य हैं। इन लक्ष्यों या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विवाह नामक संस्था पाई जाती है। ये सारे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विवाह नामक संस्था है। इस तरीके से ही ये सारे उद्देश्य प्राप्त किए जा सकते हैं। अब संस्था की परिभाषा मैकाइवर एवं पेज के अनुसार इन्होंने जो परिभाषा दी है संस्था की, संस्थाएं समूह क्रिया की विशेषता व्यक्त करने वाली कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप अथवा अवस्था को कहते हैं। संस्था समूह क्रिया की विशेषता व्यक्त करने वाली कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप अथवा अवस्था को कहते हैं। दूसरी जो परिभाषा दी है आगबर्न व निमकाप के अनुसार, कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु संगठित एवं स्थापित प्रणालियां सामाजिक संस्थाएं हैं। इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि सामाजिक संस्थाएं मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में विकसित नियमों, विधि विधानों एवं कार्य प्रणालियों का वह संगठित रूप है जो समाज द्वारा मान्य है। यह अपना जो कार्य करने का जो तरीका होता है, किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो समाज द्वारा मान्य है, वही सब संस्थाएं। इसके उदाहरण जैसे मैं आपको बताऊं, विवाह संस्था है, जाति भी संस्था है, धर्म भी संस्था है। इन तीनों के द्वारा नातेदारी भी एक संस्था है। इन तीनों के द्वारा विभिन्न प्रकार के अपने जो उद्देश्य हैं, उनके लिए एक कार्य करने का तरीका, एक नियम, कार्य प्रणालियों का एक सिस्टम बनाया जाता है,
जैसे मैंने परिवार का आपको उदाहरण बताया, परिवार के जो उद्देश्य हैं, इन सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यौन इच्छाओं की पूर्ति करना, संतानों को उत्पन्न करना, बालकों का पालन पोषण, सदस्यों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विवाह नामक संस्था की समाज द्वारा बनाई गई है, जिसके द्वारा इन उद्देश्यों को अपन पूरा करते हैं। मतलब नियम बनाए गए हैं कुल मिला के। व्यवहार करने, उद्देश्यों को प्राप्त करने का तरीका, मेथड, कि ये उद्देश्य हमें कैसे प्राप्त होंगे, और इन नियमों का पालन करके ही अगर हम इन उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं, जैसे संतान उत्पत्ति, तो समाज उसको स्वीकृति देता है। बिना विवाह करे आप संतान उत्पत्ति अगर होती है किसी समूह द्वारा, स्त्री पुरुष के द्वारा, तो उसको समाज अवैध मतलब स्वीकृति नहीं देता। तो इन सारे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक नियम कार्य प्रणाली एक संगठित रूप से तैयार की जाती है, उसको हम संस्था कहते हैं, और वो समाज द्वारा मान्य होती है। संक्षिप्त रूप में समझें तो संस्था एक कार्य प्रणाली व नियमों की एक व्यवस्था है। बस संक्षिप्त बहुत छोटे रूप में समझे तो समाज के जो नियम, जो कार्य प्रणाली हैं, उनका जो व्यवस्था है, उसको ढांचे को हम संस्था कहते हैं, और ये हमारी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। संस्था का उद्विकास, संस्था के उद्विकास को हम मतलब इस तालिका के द्वारा समझ सकते हैं। सबसे पहले जैसे व्यक्ति के मस्तिष्क में विचार आता है, ये व्यक्तिगत होता है। एक व्यक्ति के दिमाग में अगर कोई विचार आया तो ये व्यक्तिगत है। विचार में अगर विचार अनुसार आचरण व पुनरावृत्ति, अपन बार बार उस विचार के अनुसार अपना व्यवहार करने लग जाए, आचरण करने लग जाए, पुनरावृत्ति, तो एक आदत बन जाती है, आदत का एक तरीका बन जाता है। जब आदत समूह द्वारा पुनरावृत्ति, मतलब एक व्यक्ति से बहुत सारे व्यक्ति द्वारा पुनरावृत्ति की जाती है, तो हम उसे जनरीति कहते हैं, कि मतलब कोई ऐसी आदत जो बहुत सारे लोगों के द्वारा दोहराई जाती है या उसी तरीके से लोग काम करते हैं, तो हम उसे जनरीति कहते हैं। जनरीति में जब भूतकालीन अनुभव जुड़ जाते हैं, मतलब कि पहले भी लोग ऐसे ही कार्य करते रहते थे, उसी प्रकार से कार्य करने का ये तरीका है, तो उसको हम प्रथा कहते हैं। और इस प्रथा के अंदर अगर समूह की स्वीकृति प्लस सामाजिक कल्याण है प्लस उपयोगिता है, तो हम इसे लोकाचार कहते हैं, रूढ़ी या लोकाचार कहते हैं। अगर इस प्रथा में अगर सामूहिक कल्याण जुड़ जाए और पूरे समूह की स्वीकृति मिल जाए, और अगर वो समाज के लिए उपयोगी है, तो उसे हम लोकाचार या रूढ़ी कहते हैं। और रूढ़ी के अंदर या लोकाचार में एक निश्चित संगठन या ढांचा तैयार हो जाए किसी उद्देश्य को प्राप्त करने का, तो उसे हम संस्था कहते हैं। तो इस प्रकार से संस्था का विकास होता है। अब आती है संस्था की विशेषताएं। संस्था की विशेषताएं, संस्था की विशेषताओं का उल्लेख गिलिन ने संस्था की विशेषताएं बताई है। पहली जो विशेषता है, संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था में संस्था का एक इकाई के रूप में कार्य। हैमिल्टन समाजशास्त्री थे, उन्होंने संस्था को सामाजिक रीति रिवाजों का एक गुच्छा कहा है। जो भी अपने रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, लोकाचार है, जनरीतियाँ, उनका एक गुच्छा उन्होंने, हैमिल्टन ने, संस्था के लिए कहा है। जब जनरीतियाँ, प्रथाएं और रूढ़ियाँ अधिक विकसित हो जाती है, जब इन्हें समाज स्वीकृति प्रदान कर देता है, मतलब जनरीतियाँ, प्रथा, रूढ़ियाँ अधिक विकसित हो जाती है और इनको समाज अगर स्वीकृति दे देता है और इनसे संबंधित कई नियम बन जाते हैं, तो ये ही कालांतर में आगे जाके संस्था का रूप ग्रहण कर लेते हैं। ये मैंने आपको संस्था के विकास में बताया ही था। तो संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था में संस्था का एक इकाई के रूप में कार्य होता है। दूसरी विशेषता, नियमों एवं कार्य प्रणालियों की व्यवस्था। ये भी मैंने आपको इसकी डेफिनेशन में और इसके अर्थ में बता दिया था। संस्था व्यक्तियों का समूह नहीं होकर नियम एवं कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था। ये समूह नहीं होता, समूह समिति होती है। संस्था तो नियम होते हैं उस समिति के। नियमों तथा कार्य प्रणालियों को विचारों, जनरीतियों, प्रथाओं, रूढ़ियों व लिखित अलिखित कानूनों आदि के रूप में हम
देखा जा सकता है। ये नियम कार्य प्रणालियाँ आपने देखा होगा लिखित अलिखित होती है। अपने अलिखित क्या क्या हैं कार्य प्रणालियाँ, जैसे विचार, जनरीतियाँ, प्रथाएं, रूढ़ियाँ, है ना, ये सब क्या हैं, अपनी परंपराएं हैं, ये सब हैं। संस्था विकसित रूप जब ये ले लेते हैं तो संस्था का रूप ग्रहण कर लेते हैं। ये सब अलिखित है, ये कहीं लिखी हुई नहीं है कि हमें किस समय किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। ये जो उद्देश्य है वो उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें कौन से नियमों को काम में लेना चाहिए। जैसे धन अर्जन करना है, धन अर्जन करना उद्देश्य है, तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए, श्रम करना चाहिए। उसके बाद जो भी हमें धन प्राप्त हो रहा है या पारिश्रमिक मिल रहा है वो हमें प्राप्त करना चाहिए। ये नहीं कि हम किसी दूसरे को हानि पहुंचा के उसके धन को उलट, तो समाज द्वारा स्वीकृत नहीं है वो व्यवहार, है ना। डाका डालना, चोरी करना या किसी प्रकार के गलत तरीके से पैसे का संग्रहण करना, तो वो धन अर्जन का तरीका नहीं है। धन अर्जन का तरीका यही है, व्यक्ति श्रम करे, मेहनत करे और अपने शारीरिक व मानसिक जो तरीके हैं समाज द्वारा धन अर्जन के, उन्हीं को अपनाएं तो हम उसे स्वीकृत व्यवहार कहते हैं। अगर नहीं तो उसको हम अपराध की श्रेणी में भी मानते हैं। तो नियम और कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था होती है जिसको प्रत्येक व्यक्ति ग्रहण करता है। संस्था अमूर्त प्रकृति, अमूर्त प्रकृति का मतलब होता है ये नियम और कार्य प्रणालियाँ हैं जो हमारे व्यवहार करने की है, वो दिखती नहीं है हमें, हम उसको सिर्फ महसूस ही कर सकते हैं। जैसे विवाह है तो विवाह विवाह जो उसके कर्मकांड है वो दिख रहे हैं, लेकिन विवाह के जो तरीके हैं वो हमें, धर्म है तो धर्म के नियम हैं वो हमें कहीं लिखे हुए नहीं हैं, वो हमें कहीं दिखते नहीं हैं, मतलब अदृश्य हैं। तो कर्मकांड जरूर दिख जाते हैं लेकिन दिखते नहीं है। जाति है तो जाति दिखती नहीं है, सिंबल उसके कर्मकांड तरीके जो है, सिस्टम है, उनमें जो व्यवहार करने के जो हर जाति के अलग अलग प्रकार के रीति रिवाज, परंपराएं ये हैं, तो वो दिखती नहीं है जो, लेकिन वो लोगों के जीवन में वो उनको स्वीकार कर लिया लोगों ने और उन्हीं तरीके से वो कार्य करते हैं अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। तो संस्था की जो प्रकृति होती है वो अमूर्त होती है। उसके पश्चात आती है एक या अनेक उद्देश्य होते हैं। प्रत्येक संस्था के बहुत एक या अनेक उद्देश्य होते हैं। ये उद्देश्य प्रमुख मानवीय आवश्यकताओं से संबंधित होते हैं। जिस प्रकार की मानवीय आवश्यकता होती है, जैसे उदाहरण के रूप में विवाह की संस्था के कुछ सुस्पष्ट उद्देश्य हैं, यद्यपि विभिन्न समाजों में इनमें कुछ अंतर अवश्य पाया जा सकता है। तो विवाह जो संस्था है, समिति है, उनके उद्देश्यों को विवाह संस्था द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। एक से अधिक उद्देश्य होते हैं, अधिक स्थायित्व पाया जाता है इसमें। संस्था का विकास एक लंबी अवधि के बाद होता है, जैसे आपने देखा संस्था के विकास में, और वह भी उस समय जब कार्य के विशिष्ट तरीके अपनी उपयोगिता प्रमाणिकता कर देते हैं। इसी कारण संस्थाएं काफ़ी लंबे समय तक चलती रहती है। जब तक वो अपने जो उनकी उपयोगिता सिद्ध नहीं हो जाए, उनके जो कार्य करने के तरीके, तो संस्था चलती रहती है। तो इसलिए अधिक स्थायित्व संस्था में पाया जाता है। उसके पश्चात है विशेषता इसकी अधिक स्थायित्व। अधिक स्थायित्व मैंने कर दिया। सांस्कृतिक उपकरण, संस्था एक सांस्कृतिक उपकरण के रूप में होती है समाज में। प्रत्येक संस्था संबंधित कुछ भौतिक एवं अभौतिक उपकरण होते हैं जो संस्था के उद्देश्यों की दृष्टि से उपयोगी होते हैं। उदाहरण के रूप में भवन, फर्नीचर, औजार, मशीन आदि संस्था के भौतिक तथा विचार, आदर्श, मूल्य तथा कार्य प्रणाली आदि अभौतिक उपकरण हैं। हिंदू समाज में होम वेदी, मंडप, कलश, धूप, नैवेद्य, चावल, जाप, जप तथा मंत्र आदि विवाह संस्था से संबंधित भौतिक अभौतिक उपकरण हैं, है ना। भौतिक उपकरण क्या हो गए, जैसे होम वेदी हो गया, मंडप हो गया, कलश हो गया, धूप हो गया, ये भौतिक उपकरण है। कार्य करने के नियम हैं, तरीके हैं, उस तरीके से हम उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। और यह भौतिक उपकरण क्या हो गए, जाप करना, मंत्र करना, दिखते थोड़ी है, उनको अपन महसूस ही कर सकते हैं, सुन ही सकते हैं। कोई अपने मंत्र बोला, कुछ बोला, तो वो अभौतिक उपकरण हो गए। अभौतिक का मतलब जो अदृश्य है, भौतिक का मतलब जिसको हम देख सकते हैं, वह भौतिक है। भौतिक वह है जिसे देख सकते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते, महसूस ही कर सकते हैं, वह अभौतिक उपकरण होते हैं। इसी प्रकार से इसकी अगली विशेषता है परंपरा। प्रत्येक संस्था की कुछ लिखित या अलिखित परंपरा होती है जिनके द्वारा व्यक्तियों के
व्यवहार पर नियंत्रण रखा जाता है। ये परंपराएं लोगों के व्यवहार में अनुरूपता या समानता लाने में भी योग देती है। मतलब प्रत्येक जो संस्था है उसकी लिखित अलिखित परंपरा होती है, नियम होते हैं, उनके अनुसार व्यक्ति का जो व्यवहार है उसको नियंत्रित किया जाता है और ये परंपराएं लोगों के व्यवहार को उनके अनुसार व्यवहार को ढालती है, जिस प्रकार की वो परंपराएं होती हैं। तो ये इसकी विशेषता थी संस्था की और ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। अगला जो टॉपिक इससे संबंधित होगा कि भाई संस्था क्या क्या कार्य समाज में करती है और समिति और संस्था में अंतर, ये मैं आपको समझाऊंगा। इस चैप्टर के 3 मुख्य टॉपिक थे, समाज, समिति और संस्था। ये मैंने आपको सब बता दिए हैं। अब लास्ट जो टॉपिक रहेगा समिति और संस्था में अंतर, ये अगले वीडियो में मैं प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद।